हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेबी एंड सेबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बीएफएम का मॉड्यूल सी का यूनिट नंबर पहला यूनिट, ठीक है, जो कि बेस्ड है इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट हमारा बीएफएम मॉड्यूल सी का फर्स्ट यूनिट है और इसका थ्योरी पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यदि आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ टॉप राइट कॉर्नर में, जहाँ पे जाकर आप इसकी थ्योरी पार्ट को देख सकते हैं। आज इसके बेसिस पे हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ कुल मिलाकर आपके 60 एमसीक्यूज़ होंगे और इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि आपने जो थ्योरी पार्ट पढ़ रखा है वो कितना इफेक्टिव है। दोस्तों, लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं अपने मॉक टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे पास बीएफएम का फ्री मॉक टेस्ट है, क्योंकि मैं वीकली कंडक्ट करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके सामने है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और दोस्तों, ये हमारा मॉक टेस्ट का शेड्यूल है, आप इसमें ज़रूर अपीयर हुई। आप जो भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हर एक वीक में 2 चैप्टर आपको देता हूँ, आप उसे तैयार करते हैं और उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं। सिमिलरली इसी पैटर्न पे हमारा एवीएम का भी मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। इसके लिए आपको डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं डिटेल बता दूंगा। एवीएम का मॉक टेस्ट पेड मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको ₹300 पे करना होता है इस मॉक टेस्ट में अपीयर होने के लिए। सिमिलर शेड्यूल है, यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं और ये कट ऑफ डेट है और ये मॉक टेस्ट का अपलोडिंग डेट है। सिमिलरली दोस्तों, इसके बाद हमारा सीआईबी का प्लान है। यदि आपको अभी आपके पास 2 महीने बचे हैं अपने सीआईबी एग्जामिनेशन में, तो दोस्तों 2 महीने में आप यदि चाहते हैं कि आपके पास शॉर्ट नोट्स पहले से हो प्रिपेयर्ड, आप बस प्रॉब्लम को अटैम्प्ट करें, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रॉब्लम अटैम्प्ट पे देना होगा। तो दोस्तों, आप इन दोनों में से किसी एक प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। और यदि आपका एवीएम बीएफएम रिटेल तीनों बाकी है तो आप प्लान नंबर ए को ऑप्ट करें, और यदि आपका कोई सब्जेक्ट बाकी है तो प्लान नंबर बी को ऑप्ट करें। और जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने ये दर्शाई गई हैं। यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए और प्लान को कैसे अवेल करना है इसकी जानकारी चाहिए, तो ये नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को पहला क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेजरी एसेंशियली डील्स विद डैश टर्म फंड फ्लो। आपको ये बताना है कि जो ट्रेजरी है वो कैसे टर्म फंड फ्लो से डील करता है। शॉर्ट टर्म फंड फ्लो, मिड टर्म फंड फ्लो, लॉन्ग टर्म फंड फ्लो, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, ट्रेजरी जो है वो डील करता है शॉर्ट टर्म फंड फ्लो से। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, शॉर्ट टर्म फंड फ्लो है मैच्योरिटी। आपसे ये पूछा गया है कि जो शॉर्ट टर्म फंड फ्लो होता है उसका मैच्योरिटी क्या होता है। तो मोर देन 6 मंथ बट लेस देन अ ईयर, मोर देन अ ईयर बट लेस देन 2 ईयर, एंड डी कर नन ऑफ दिस। दोस्तों, शॉर्ट टर्म फंड फ्लो का मैच्योरिटी जो है वो हम बात करें तो वो होता है 1 ईयर से कम, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड फ्लो है मैच्योरिटी विच इज लेस देन 1 ईयर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रुपी इज कन्वर्टेबल ऑन करेंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ऑइंग टू द रिलैक्सेशन अलाउड बाय आरबीआई इन द एरिया ऑफ। तो दोस्तों, रुपी जो होता है वो दोनों करेंट अकाउंट पे भी कन्वर्टेबल होता है और कैपिटल अकाउंट पे भी कन्वर्टेबल होता है, ठीक है। इसमें इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है दोस्तों, जो रिलैक्सेशन है जो आरबीआई ने लॉ किया है किस एरिया में, एफडीआई के एरिया में, ईसीबी के एरिया में और ओडीआई के एरिया में। दोस्तों, द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। तीनों के तीनों एरिया में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा, चाहे वो एफडीआई का हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का हो। तो तीनों के तीनों एरिया में ये रिलैक्सेशन अलाउ किया गया आरबीआई के द्वारा, और इसी कारण रुपी जो होता है वो करंट अकाउंट पे भी कन्वर्टेबल है और कैपिटल अकाउंट पे भी कन्वर्टेबल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द बेनिफिट एक्रूइंग टू ट्रेडर who play in different markets simultaneously profit accrue as market or imperfect is known as। तो देखिए, जो ट्रेडर है होते हैं जो अलग अलग मार्केट में खेलते हैं, ठीक है, तो उनको जो बेनिफिट मिलता है उसे क्या करते हैं हम लोग? लेवरेज करते हैं, आर्बिट्रेज करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं या स्वैप करते हैं। तो उसको हम लोग दोस्तों आर्बिट्रेज करते हैं। जो बेनिफिट मिलता है ट्रेडर को उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रेजरी यूजेज अ वैरायटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन फंड। तो ट्रेजरी क्या करता है कि अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है ताकि वो रिटर्न फंड पे रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सके। तो इनमें से कौन सा एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा नहीं है। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, सीबीएलओ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये कॉर्पोरेट डेट पेपर जो है हमारा वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, द ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेजरी विद कस्टमर इज नोन एज। तो आप बताइए कि कस्टमर के साथ यदि ट्रांजैक्शन होता है ट्रेजरी में तो उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, मर्चेंट बिजनेस या रिटेल बिजनेस। तो उसके लिए सही शब्द है मर्चेंट बिजनेस। तो ट्रेजरी का ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ उसको हम लोग क्या कहते हैं? मर्चेंट बिजनेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ ट्रेजरी।
आपके सामने कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्टिविटी ट्रेजरी की एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे कीवर्ड है नॉट, ठीक है। पहला है फॉरेक्स ऑपरेशन, दूसरा है ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट और चौथा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा एक्टिविटी ट्रेजरी का नहीं है। तो हम जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेजरी के अंदर आता है, ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट भी ट्रेजरी के अंदर आता है और इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट भी ट्रेजरी के अंदर आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों ट्रेजरी के अंदर ही आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। यानी कि हमारा तीनों के तीनों हमारे ट्रेजरी के ही एक्टिविटीज़ हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रोल द ट्रेजरी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेज बाय द ट्रेजरी फॉर इट्स इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों मैंने अपने थ्योरी वीडियो में समझाया था। देखिए ट्रेजरी का तीनों फंक्शन है, चाहे फॉरेक्स फंक्शन हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन हो, चाहे एएलएम फंक्शन हो। तो इसके लिए 3 बुक बनाया गया है, आपको पता होगा। तो ऐसा कौन सा बुक है जो कि ट्रेजरी मैनेज करती है अपने इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो ये याद रखिएगा, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए ट्रेजरी जो बुक को यूज़ करती है वो है एएलएम बुक, ठीक है। एएलएम बुक को मैनेज करती है ट्रेजरी अपने इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने बताया ना, फॉरेक्स ऑपरेशन, ट्रेडिंग मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट, ये तीनों का तीनों ट्रेजरी का एक्टिविटीज़ है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो 3 डिस्टिंक्ट रोल है ट्रेजरी का, इनमें से कौन सा रोल है जो कि ट्रेजरी मैनेज करती है अपने क्लाइंट रिलेटेड करेंसी और डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन के लिए। तो दोस्तों क्लाइंट रिलेटेड करेंसी और डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन के लिए ट्रेजरी यूज करती है मर्चेंट बुक को। तो एएलएम बुक को किसके लिए यूज़ करती थी? एएलएम बुक को अभी हमने देखा, एएलएम बुक को वो यूज़ करती थी अपने इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मर्चेंट बुक को यूज़ करती है वो क्लाइंट रिलेटेड करेंसी और डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, क्लाइंट रिलेटेड करेंसी के लिए कौन सा बुक होता है? तो इसके लिए होता है दोस्तों मर्चेंट बुक, ठीक है, मर्चेंट बुक होता है। और एएलएम बुक हमने क्या देखा, एएलएम बुक किस लिए होता था? तो एएलएम बुक होता था दोस्तों, एएलएम बुक हमने देखा वो होता था इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए। एएलएम बुक इज़ फॉर इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 3 डिस्टिंक्ट रोल जो ट्रेजरी प्ले करती है, इनमें से कौन सा रोल है ट्रेजरी का जो कि उसके प्रोप्राइटरी पोजीशन को मैनेज करने के लिए होता है। तो एएलएम बुक, ट्रेडिंग बुक, मर्चेंट बुक, इन्वेस्टमेंट बुक। तो प्रोप्राइटरी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ट्रेडिंग बुक, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी पोजीशन के लिए ट्रेडिंग बुक। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ फैक्ट को। क्लाइंट रिलेटेड करेंसी के लिए मर्चेंट बुक, ठीक है। उसके बाद एएलएम के लिए इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट, और एक है हमारा प्रोप्राइटरी के लिए दोस्तों जो बुक है वो होता है हमारा ट्रेडिंग बुक। प्रोप्राइटरी के लिए हमारा दोस्तों होता है ट्रेडिंग बुक। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। जीडीपी ग्रोथ रेट, स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट, रिलेटिव इन्फ्लेशन, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की हम बात करें तो आप तीनों का तीनों, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ रेट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट हो, चाहे रिलेटिव इन्फ्लेशन हो, ऑल ऑफ दीज आर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो इनमें से सभी के सभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आरबीआई ने परमिट किया है बैंक को कि वो बोरो कर सकती है और इन्वेस्ट कर सकती है अपने ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट से इन फॉरेन करेंसी सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ कितना % ऑफ देयर डैश कैपिटल और यूएस डॉलर इतना मिलियन विच एवर इज हायर। तो कितना सीलिंग दिया गया है दोस्तों? आरबीआई को परमिशन दी गई है बोरो या इन्वेस्ट करने अपने ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ। तो याद रखिएगा जो सीलिंग है वो है दोस्तों 50%। कितना परसेंट सीलिंग है? तो 50% का सीलिंग दिया गया है। किसका? तो 50% टायर 1 कैपिटल का, 50% टायर 1 कैपिटल का, या 10 मिलियन यूएस डॉलर का, जो भी ज़्यादा हो वो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अपने टायर 1 कैपिटल का 50% यानी तो 10 मिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज हायर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे अगला क्वेश्चन है कि जो बाय और सेल रेट के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड एज स्प्रेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक जनरली डू नॉट मेंटेन अ स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ मर्चेंट बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, मर्चेंट बिजनेस के लिए बैंक जो है एक स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी को मेंटेन नहीं करती है। द रेसिडुअल पोजीशन ऑफ द बैंक एट द एंड ऑफ द डे दैट इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इज नोन एज। अब बताइए किसी बैंक का जो रेसिडुअल पोजीशन होता है किसी दिन के समाप्त में, चाहे वो ओवरबॉट हो या ओवरसोल्ड हो, उसको कैसा पोजीशन कहते हैं और इसमें कैसा रिस्क इन्वॉल्व होता है?
तो दोस्तों उसके लिए हम लोग ओपन पोजीशन कहते हैं, और इसमें दोस्तों एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, व्हेन करेंसी इज बाउट द ट्रेजरी इज सेड टू बी। तो जब करेंसी हम लोग खरीदते हैं तो ट्रेजरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो देखिए, द ट्रेजरी इज सेड टू बी गो लॉन्ग। याद रखिएगा, जब करेंसी खरीदा जाता है तो ट्रेजरी लॉन्ग हो जाती है, द ट्रेजरी इज सेड टू बी गो लॉन्ग। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, द साइलेंट फ्यूचर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड इज। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसका साइलेंट फ्यूचर क्या है? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल बॉन्ड इनटू डीमैट फॉर्म, ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी ऑन अ फिक्स डेट और ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड एंड द प्राइस इज प्रीडिटरमिन्ड, ये सही है। ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट इन अदर बॉन्ड और मैच्योरिटी, ऑप्शन ऑफ कूपन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास जो बॉन्ड है उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो फिक्स डेट पे या ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड एंड द प्राइस इज प्रीडिटरमिन्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इन बैंकिंग सेटअप रेफर्स टू। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का क्या मीनिंग है? तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मतलब है कि आप मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन को इंटीग्रेट कर रहे हो, यही होता है हमारा इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ऑल द एक्सचेंज रेट कोटेड ऑन द स्क्रीन और अदरवाइज इन प्रिंट आर फॉर मेंशन अनलेस अदरवाइज। तो जितने भी एक्सचेंज रेट हैं जो कि स्क्रीन पे कोट किए गए हैं या प्रिंट किए गए हैं, ठीक है, आज आर फॉर डैश मेंशन अनलेस अदरवाइज, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, स्पॉट ट्रांजेक्शन और टर्म ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इसका स्पॉट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अनलेस अदरवाइज स्पॉट, यदि स्पॉट नहीं रहेगा तो उसको स्क्रीन पे कोड किया जाता है। ठीक है, while the exposure limits are generally left to the bank discretion, RBI has imposed which ceiling of the total business in a year with individual broker। तो जो एक्सपोजर लिमिट है वो बैंक के डिसीजन पे रखा गया है। आरबीआई ने क्या इम्पोज किया है, कौन सा सीलिंग इम्पोज किया है टोटल बिजनेस का एक साल में विथ इंडिविजुअल ब्रोकर के साथ? तो इंडिविजुअल ब्रोकर के पास जो सीलिंग है दोस्तों वो है हमारा 5% का सीलिंग। ठीक है, 5% सीलिंग है इंडिविजुअल ब्रोकर के पास, जो कि आरबीआई ने इम्पोज किया है एक साल में किसी बिजनेस पे विथ इंडिविजुअल ब्रोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क इन अ ट्रांजेक्शन यूजुअली थ्रू डेरिवेटिव प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो देखिए, किसी भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क इन अ ट्रांजेक्शन यूजुअली थ्रू डेरिवेटिव प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो यदि आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट के थ्रू अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी ट्रांजेक्शन में, उसे क्या कहते हैं? इंश्योरेंस, स्वैप, हेज या आर्बिट्रेज, उसको कहते हैं हेजिंग। ठीक है, हेज में क्या होता है कि आप रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं किसी ट्रांजेक्शन में डेरिवेटिव प्रोडक्ट के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेजरी इन अर्लियर डे। अर्ली डे में मतलब पुराने समय में ट्रेजरी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता था, इसलिए ध्यान रखिएगा वाज नॉट लिखा हुआ है। मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट कैश बैलेंस, डिप्लॉइंग सरप्लस फंड, मेंटेनिंग सीआरआर एंड एसएलआर, सेलिंग हेज प्रोडक्ट टू कस्टमर। तो दोस्तों देखिए, सीआरआर एसएलआर का करना है, डिप्लॉइंग सरप्लस फंड है, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट कैश बैलेंस है, लेकिन दोस्तों इसमें जो डी कर रहा है कि सेलिंग हेजिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, द सेलिंग हेज प्रोडक्ट टू कस्टमर ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी आर करेक्ट एंड वाइल ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो मेंटेनिंग ऑफ एडिक्वेट कैश बैलेंस, डिप्लॉइंग सरप्लस फंड एंड मेंटेनिंग सीआरआर एंड एसएलआर आर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी इन द वेयर 3 इंपॉर्टेंट ट्रेजरी इन द अर्लियर डेज। सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी आर करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रेजरी इज टू। तो प्राइमरी फंक्शन ट्रेजरी का क्या है? मैनेजिंग लिक्विडिटी टू मीट सीआरआर रिक्वायरमेंट, मीट एसएलआर रिक्वायरमेंट ओनली, यूटिलाइज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मीट एसएलआर एंड सीआरआर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों प्राइमरी फंक्शन है कि वो एसएलआर और सीआरआर रिक्वायरमेंट को मीट करेगी। ठीक है, दोनों का दोनों मीट करना ये प्राइमरी फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट इन केस ऑफ बैंक इज। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट का जो सिग्निफिकेंस है बैंक के केस में वो क्या है? टू मेंटेन सीआरआर एज पर सीबीआई आरबीआई गाइडलाइन, टू मीट एसएलआर रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ट्रेजरी मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस है कि वो सीआरआर को मीट करेगी, एसएलआर के रिक्वायरमेंट को मीट करेगी, और ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी कि ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ट्रेजरी एसेंशियली डील्स विद डैश टर्म फंड फ्लो। ये हम लोगों ने देखा है कि ये शॉर्ट टर्म फंड फ्लो से डील करती है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आगे देखते हैं, ट्रेजरी एसेंशियली डील विद शॉर्ट टर्म फंड फ्लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस। तो ये तो हम जानते हैं कि ट्रेजरी शॉर्ट टर्म फंड फ्लो से डील करती है, इनमें से कौन सा एक्सेप्शंस है? पार्ट ऑफ एसएलआर रिक्वायरमेंट इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि जो एसएलआर रिक्वायरमेंट का जो पार्ट है उसको मैच्योरिटी तक रखते हैं एक्सीडिंग 1 ईयर। इन्वेस्टमेंट इन सम सिक्योरिटीज इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी एक्सीडिंग 1 ईयर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुछ सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग हेल्ड करते हैं मैच्योरिटी तक,
एक्सीडिंग 1 ईयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इन अ बैंकिंग सेटअप इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटीग्रेटेड किसी बैंकिंग सेटअप में जो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी होता है इसमें क्या इंक्लूड करता है? क्रेडिट अप्रेजल, मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, फॉरेक्स ऑपरेशन। तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी किसी बैंकिंग सेटअप में इसमें से क्या इंक्लूड करता है? क्रेडिट अप्रेजल, मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉरेक्स ऑपरेशन। ए टू डी, ए टू सी, बी एन सी वनली, बी टू डी वनली। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के अंदर आता है दोस्तों अपना बी टू डी ओनली। ठीक है, मैंने बताया था इंटीग्रेटेड ट्रेजरी में आपका मनी मार्केट आएगा, सिक्योरिटी मार्केट आएगा और फॉरेक्स ऑपरेशन आएगा। सो बी टू डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला है रूपी इज फ्रीली कन्वर्टेबल ऑन करेंट अकाउंट। रूपी इज नॉट फ्रीली कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट। रूपी इज टू लार्ज एक्सटेंट ऑल्सो कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट। रूपी इज नॉट फ्रीली कन्वर्टेबल ऑन करेंट अकाउंट। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, रुपी जो है करंट अकाउंट पे फ्रीली कन्वर्टेबल होता है, कैपिटल अकाउंट पे फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट पे भी टू लार्ज कन्वर्टेबल होता है। और ये कह रहा है करंट अकाउंट में, ये गलत है, करंट अकाउंट पे फ्रीली कन्वर्टेबल होता है दोस्तों। आगे देखते हैं बैंक हैव गेन वाइडर एक्सेस टू द फॉरेन करेंसी फंड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैंक को वाइडर एक्सेस मिल गया है फॉरेन करेंसी फंड से, किन में से किस के थ्रू? डिपॉजिट मेंटेन बाय एनआरआई, कैश बैलेंस इन ईएफसी अकाउंट ऑफ एक्सपोर्टर, फ्लोट फंड फ्रॉम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इनमें सभी के सभी तरीके हैं जिसके थ्रू बैंक को वाइडर एक्सेस मिल गया है फॉरेन करेंसी फंड से। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। चाहे वो एनआरआई का डिपॉजिट हो या कैश बैलेंस हो ईएफसी अकाउंट में। ईएफसी का फुल फॉर्म पता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, और जो फ्लोट फंड हो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। कोई इन्वेस्टर है इंग्लैंड में जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है भारतीय मार्केट में और उसको रुपी फंड चाहिए। एट द सेम टाइम देयर इज एन इंडियन कंपनी नीडिंग यूरो फंड फॉर टेकिंग ओवर कंपनी इन यूरोप। मतलब एक इन्वेस्टर इंग्लैंड का है, उसको चाहिए रुपी फंड, और एक कंपनी है भारत की, उसको चाहिए यूरो फंड। तो इंग्लिश इन्वेस्टर इज इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू रेज यूरो फंड एट अ रिलेटिवली लो रेट एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनी सीकिंग टू रेज एन यूरो लोन। द पोजिशन इज रिवर्स इन केस ऑफ रुपी लोन where the Indian company with a good domestic rating is in position to raise rupee loan at lower rate. It is hence the two party raises the loan in domestic currency and swap the loan to serve their respective objective। इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं करेंसी स्वैप। देखिए करेंसी स्वैप का कितना बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए एक तरफ है वो इंग्लैंड का आदमी जिसको जो कि यूरो फंड को रेज कर सकता है, ठीक है, लो रेट पे, ठीक है, और इंडियन कंपनी को वही चाहिए, यूरो लोन चाहिए, और जो भारतीय कंपनी है वो रुपी लोन को ले सकते, वो रुपी फंड को रेज कर सकती है लो रेट पे। तो इस प्रकार से दोनों पार्टी ने आप आपस में एक एग्रीमेंट कर लिए कि वो लोन को रेज करेंगे डोमेस्टिक करेंसी में और लोन को स्वैप कर देंगे ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को सर्व कर पाएँ। तो इस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप आपसे कोई पूछे तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्ट भी अपना क्लियर करते चल रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैंक डिस्टिंग्विशेस बिटवीन रूपी कैश फ्लो एंड फॉरेन करेंसी कैश फ्लो एंड इंटीग्रेटेड कैश फ्लो हैज़ बिकम द बेसिस फॉर ट्रेजरी ऑपरेशन। ये ट्रू है या फॉल्स है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा बेसिस नहीं है ट्रेजरी ऑपरेशन का, सो ऑप्शन इज फॉल्स। 31 नंबर क्वेश्चन है। अ ट्रेजरी ट्रांजेक्शन विद अ कस्टमर इज नोन एज। किसी भी कस्टमर के साथ जो ट्रेजरी ट्रांजेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कमर्शियल बैंकिंग। तो किसी भी कस्टमर के साथ ट्रेजरी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड एज मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस। अ ट्रेजरी ट्रांजेक्शन विद अ कस्टमर इज नोन एज मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बैंक जनरली डू नॉट मेंटेन अ स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ मर्चेंट बिजनेस। सही बात है। द रेजुअल पोजीशन ऑफ द बैंक एट द एंड ऑफ द आवर बार्ड और आवर सोल्ड इज नोन एज, उसको हम लोग ओपन पोजीशन कहते हैं और इसमें एक्सचेंज रिस्क होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर द टू रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट ट्रेजरी हैज़ टू कंप्लाई विद। तो दो रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है जिसे ट्रेजरी को कंप्लाई करना पड़ेगा? तो दोस्तों उसका नाम है CRR और SLR। ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक के ट्रेजरी का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? फंड मैनेजमेंट, फंक्शनिंग एट प्रॉफिट सेंटर, मीट रिजर्व रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब बाय RBI और मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कि बैंक का ट्रेजरी का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि CRR और SLR को मीट करना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है। ऑप्शन ये कह रहा है कि आप फुल्ली कन्वर्टेबल कर दो जितने भी करेंसीज है भारत के, फिर आप ट्रेड बैरियर को हटा दो। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक मार्केट विद ग्लोबल मार्केट कैरेक्टराइज बाय फ्री कैपिटल फ्लो एंड मिनिमम रेगुलेटरी इंटरवेंशन। और डी कर रहा है फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप डोमेस्टिक मार्केट को इंटीग्रेट कर रहे हो ग्लोबल मार्केट के साथ और जिसमें फ्री कैपिटल फ्लो होता है और मिनिमम रेगुलेटरी इंटरवेंशन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
ग्लोबलाइजेशन डज नॉट रेफर्स टू, ग्लोबलाइजेशन का क्या नहीं रेफर कर रहा है? द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक मार्केट विद ग्लोबल मार्केट कैरेक्टराइज बाय फ्री कैपिटल फ्लो एंड मीडियम रेगुलेटरी इन्वेस्ट। ये तो सही है, अभी हमने देखा है। फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी ये गलत है, एंड रिन्यूएबल ऑफ ऑल ट्रेड ये भी गलत है। तो आप ग्लोबलाइजेशन में सभी करेंसी को फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं बनाते हो और ना ही आप ट्रेड वैल्यू को रिमूव करते हो। सो ये 2 और 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो डज नॉट रेफर्स टू के परस्पेक्टिव में। सो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई हैज परमिटेड बैंक टू बोरो एंड इन्वेस्ट थ्रू ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट। ये हमने देख रखा है, सीलिंग होता है 50% का ऑफ द टायर 1 कैपिटल और $10 10 मिलियन विच एवर इज हायर। तो ये हायर वाला आपका ये वाला है, बी नंबर होगा, ठीक है। सॉरी इसमें डी नंबर होगा। यहाँ पे 100% है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 100% आप बुक देखिएगा तो 100% मिलेगा आपको, इसमें 100% है। तो 100% और 10 मिलियन और हायर, ठीक है। इसमें इसके पहले भी क्वेश्चन था, उसको भी आप सही कर लीजिए, वहाँ पे 100% होगा। द स्कोप ऑफ ट्रेजरी हैज एक्सपेंडेड कंसिडरेबल ड्यू टू। तो ट्रेजरी का स्कोप क्यों एक्सपेंड हुआ? तो इनमें सभी कारण है, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, मार्केट का डीरेगुलेशन हो, कॉम्पिटिशन हो, तो ये सभी के सभी कारण है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। टुडे ट्रेजरी इज सर्विस सेंटर, अकाउंटिंग सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, नन ऑफ दिस। तो ट्रेजरी आज के दिन में प्रॉफिट सेंटर है, पहले वो सर्विस सेंटर हुआ करता था और आज के दिन में ये प्रॉफिट सेंटर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोर रीजन फॉर ट्रेजरी प्रॉफिट बीइंग अट्रैक्टिव। आखिर कोर रीजन क्या है कि ट्रेजरी प्रॉफिट के अट्रैक्टिव होने का? पहला ऑप्शन, दे ऑपरेट इन इंटरबैंक मार्केट एंड हाईली लिवरेज। बी, दे हैव स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड डील विद कॉर्पोरेट डायरेक्टली और स्मार्टली। दोस्तों यदि आपको इस तरह की पीडीएफ चाहिए जो आप देख सकते हैं एमसीक्यूज की पीडीएफ, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो आपको मैं पेड पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आपको लास्ट टाइम में जो आपका एमसीक्यूज का रिवीजन होगा, चैप्टर का रिवीजन होगा, आप इसी पीडीएफ को करते जाइए, आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा। व्हाट इज द कोर रीजन फॉर ट्रेजरी प्रॉफिट बीइंग अट्रैक्टिव? तो ऑप्शन कर रहा है कि दे ऑपरेट इन इंटरबैंक मार्केट एंड हाईली लिवरेज, दे हैव स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड डील विद कॉर्पोरेट डायरेक्टली और स्मार्टली, दे ऑपरेट इन कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज नेग्लिजिबल, दे डील इन एक्सोटिक प्रोडक्ट विच आर प्रॉफिटेबल। तो ट्रेजरी प्रॉफिट का होने का, अट्रैक्टिव होने का पीछे रीजन क्या है कि वो इंटरबैंक मार्केट में ऑपरेट होता है और हाईली लिवरेज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 41 नंबर है, इन रेस्पेक्ट ऑफ, ये हमने देखा है कि प्रोप्राइटरी पोजीशन के लिए जो बुक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग बुक, ठीक है। प्रोप्राइटरी पोजीशन के लिए ट्रेडिंग बुक, क्लाइंट एंड मर्चेंट के लिए ये अपना मर्चेंट बुक होता है क्लाइंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए एएलएम बुक होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरी इन द नॉर्मल कोर्स विल मैनेज ऑल फंड रेज थ्रू द डिपॉजिट, एएलएम बुक, मर्चेंट बुक एंड ट्रेडिंग बुक, लिक्विडिटी और डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड थ्रू एडवांसेस। तो नॉर्मल कोर्स में ट्रेजरी क्या मैनेज करेगा? तो नॉर्मल कोर्स में ट्रेजरी एएलएम बुक को, मर्चेंट बुक को और ट्रेडिंग बुक को मैनेज करेगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 3 डिस्टिंक्ट रोल जो कि ट्रेजरी प्ले करती है, तो इनमें से कौन सा ट्रेजरी के द्वारा मैनेज किया जाता है इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए? तो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने बताया आपको कि इंटरनल एएलएम बुक होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एवरेज रेट अर्न ऑन लोन एंड इट एवरेज रेट पेड ऑन डिपॉजिट इज कॉल्ड। तो जो भी कमर्शियल बैंक का एवरेज रेट अर्न है लोन पे और एवरेज रेट पेड ऑन डिपॉजिट, उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, ठीक है। जो भी कमर्शियल बैंक का एवरेज रेट अर्न है ऑन लोन पे और एवरेज रेट पेड ऑन डिपॉजिट है, इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, ठीक है। आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड। तो बाइंग और सेलिंग को हम लोग स्प्रेड कहते हैं, आप जानते होंगे, ये हमने पहले भी बताया है। व्हाट इज ओपन पोजीशन? एनी रेजिडुअल पोजीशन ऑफ बैंक एट द एंड ऑफ डे ओवरबाउट, एनी रेजिडुअल पोजीशन ऑफ बैंक एट द एंड ऑफ डे ओवरसोल्ड, नन ऑफ द अबव, ए एंड बी बोथ। ओपन पोजीशन में क्या होता है दोस्तों कि किसी बैंक का रेजिडुअल पोजीशन डे के अंत में चाहे ओवरबाउट हो, उसको हम लोग ओपन पोजीशन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जब भी ओवरबाउट पोजीशन होगा तो बैंक कैन डैश ड्यू टू डैश इन द रेट ऑफ फंड। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैं इसमें डॉट डाल देता हूँ, बैंक कैन, ठीक है, ड्यू टू, हाँ यहाँ पे भी डॉट डाल लेता हूँ, हाँ आप सही है। बैंक कैन सफर लॉस ड्यू टू एप्रिसिएशन रेट ऑफ करेंसी। तो दोस्तों ओवरबाउट पोजीशन में क्या होता है कि हमारा फॉरेन करेंसी का रेट एप्रिसिएट करता है और उस केस में बैंक क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, इन इट्स रोल इन प्रोप्राइटरी पोजीशन द ट्रेजरी ट्रेड इन करेंसी ओनली टू कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट ऑफ बैंक, ट्रेड इन करेंसी एंड सिक्योरिटी ओनली टू कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट ऑफ बैंक, ट्रेड इन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ओनली टू कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट ऑफ बैंक, ट्रेड इन करेंसी सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। तो प्रोप्राइटरी पोजीशन में जो है ट्रेजरी किस में डील करती है दोस्तों? तो तीनों में डील करती है, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो आपका सिक्योरिटीज़ हो या आपका अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, ताकि प्रॉफिट ऑफ बैंक को कंट्रीब्यूट कर सके। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
आगे देखते हैं दोस्तों, ट्रेजरी यूजेज अ वैरायटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन फंड। ट्रेजरी रिटर्न ऑन फंड को ऑप्टिमाइज करने के लिए अलग अलग तरह के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। इनमें से कौन सा एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ट्रेजरी बिल, CBLO, कॉर्पोरेट डेट पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट डेट पेपर है ये हमारा एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, व्हेन करेंसी इज बॉट द ट्रेजरी इज सेड टू गो लॉन्ग, गो शॉर्ट, लेवरेज, नन ऑफ दिस। तो जब करेंसी खरीदा जाता है तो उसको गो लॉन्ग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? गो लॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास थ्रू सर्टिफिकेट अर्स। तो हम लोग पता है पास थ्रू सर्टिफिकेट एक सिक्योरिटाइज क्रेडिट रिसेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन दिस सेगमेंट आर सिक्योरिटाइज क्रेडिट रिसेबल इन अदर एसेट कॉमनली नोन एज, उसको PTC बोलते हैं, जो कि स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा इशू की जाती है, फ्लोटेड बाय पब्लिक, फ्लोटेड बाय द बैंक फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो PTC पास थ्रू सर्टिफिकेट। हु इज द हेड ऑफ फ्रंट ऑफिस इन ट्रेजरी? ट्रेजरी में फ्रंट ऑफिस का हेड होता है चीफ डीलर। हु द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द टॉप मैनेजमेंट आई एंड ईयर इन द ट्रेजरी। तो किसे हम लोग टॉप मैनेजमेंट आई और ईयर कहते हैं ट्रेजरी में? फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, चीफ डीलर। तो उसको बैक ऑफिस को कहते हैं। वेरिफिकेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डील कंक्लूडेड बाय डीलर इज परफॉर्म बाय। तो जो भी डील डीलर परफॉर्म करते हैं उसका वेरिफिकेशन करना और उसको सेटल करना, ये किसका काम है? फ्रंट ऑफिस का, ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन का, रिस्क मैनेजमेंट का, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये काम है हमारा नन ऑफ दिस, यानी तीनों, ये नन ऑफ दिस। ठीक है, ना ही फ्रंट ऑफिस, ना ही ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही रिस्क मैनेजमेंट। ऑल रिलेटेड बुक कीपिंग एंड सबमिशन ऑफ पीरियडिकल रिटर्न टू RBI इज टेकन केयर बाय। तो जो भी बुक कीपिंग का रहता है और पीरियडिक रिटर्न का सबमिशन होता है RBI को, वो कौन टेक केयर करता है? डीलिंग रूम, बैक ऑफिस, रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर है इसका बैक ऑफिस। जितने भी बुक कीपिंग है या पीरियडिकल सबमिशन, पीरियडिकल रिटर्न है सबमिशन का, उसके RBI को वो बैक ऑफिस ध्यान में रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं डैश मॉनिटर्स एक्सपोजर लिमिट एंड स्टॉप लॉस लिमिट ऑफ ट्रेजरी। फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। तो एक्सपोजर लिमिट को मॉनिटर करना और स्टॉप लॉस लिमिट को देखना ट्रेजरी का, ये किसका काम है? ये काम है हमारा मिड ऑफिस का। ठीक है, मिड ऑफिस क्या करती है? एक्सपोजर लिमिट को मॉनिटर करती है और स्टॉप लॉस लिमिट को देखती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 59 नंबर देखते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड थ्रू। तो ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म कौन देखता है? तो मिड ऑफिस देखता है। याद रखिएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म किसके अंदर है? ये है हमारा मिड ऑफिस के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 60 नंबर है द ऑफिस क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन नोन एज। तो जिस ऑफिस को क्रिएट किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके मैनेजमेंट को और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सके, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मिड ऑफिस। फॉर बेटर ऑर्गेनाइजल कंट्रोल विच आर द फॉलोइंग मे नॉट रिपोर्ट टू हेड ऑफ ट्रेजरी। फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, ऑल ऑफ दिस मस्ट रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी के सभी को रिपोर्ट करना है। व्हाट इज द मिनिमम मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 5 करोड़। तो दोस्तों ये था हमारा 60 क्वेश्चन का सेट। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे इस टॉपिक से मैंने कवर किए। आपको PDF की रिक्वायरमेंट तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे मैक्सिमम से शेयर कीजिए। धन्यवाद।